जंगल में भटकते हुए उन्हें कितना समय हो गया है। अब तो खाने पीने का सामान खत्म हुए भी कई दिन बीत चुके थे। दूर दूर तक जहां तलक भी नजर जाती थी बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी। ना कोई पेड़ पौधा, ना जंगली जानवर। पेट भरने के लिए उन्हें कोई साधन नजर नहीं आ रहा था। पेट की भूख अब बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। पैर में चोट लग जाने के कारण 5 लोगों के ग्रुप से जॉर्जिया पीछे छूट गई थी। भूख प्यास से सभी इतने बेहाल थे कि किसी को पता ही नहीं चला कि कब जॉर्जिया ग्रुप से पीछे रह गई। अंधेरी रात में बर्फ के रेगिस्तान में अकेली दर्द से कराहती जॉर्जिया को अचानक ही अपने पीछे एक साया सा महसूस हुआ। कौन है वहाँ? जॉर्जिया ने देखा अंधेरे में कोई नकाबपोश हाथ में चमकता हुआ चाकू लेकर उसकी ओर बढ़ रहा है। इससे पहले कि जॉर्जिया संभल पाती, एक तेज धारदार चाकू ने उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी थी। जॉर्जिया को मारने के बाद जॉन ने उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और आग जलाकर उन्हें भूनने लगा। कुछ पलों के बाद वो एक जानवर की तरह जॉर्जिया का मांस चबा रहा था। उसके शरीर, मुंह और कपड़े हर जगह खून ही खून दिखाई दे रहा था। भूख ने जॉन को एक दरिंदा बना दिया था। जॉर्जिया को मार के खाने के बाद उसके अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी थी। उसके भीतर के जानवर के मुंह में खून लग चुका था। अपनी भूख मिटाने के लिए एक एक करके उसने अपने ही 3 साथियों को मारकर खा लिया था। अब उसके पास चौथा और आखिरी शिकार बचा था, वो था रॉनी। गहरी काली रात थी, क्षितिज चांद में चमक रहा था। बर्फ के ढेर पर बिठा सा बैठा जॉन भूख से बिलबिला रहा था। अचानक ही अपना चाकू उठाकर वो रॉनी की ओर बढ़ा। चाकू रॉनी के हाथ पर लगा और उसका हाथ कटकर दूर जा गिरा। ये क्या कर रहे हो जॉन? इसका मतलब तुमने ही पूरे ग्रुप को मार डाला है। लेकिन क्यों? मैं पूछता हूँ, क्या मिला तुम्हें सबको मारकर? क्या मिला? खाना मिला। मार कर खा गया मैं सबको। तुम तो वैसे भी भूख से मरने ही वाले हो। मेरे काम आ जाओगे तो क्या बिगड़ जाएगा? क्या कहा? छी, तुमने सबको मारकर खा लिया। आई कर्स यू जॉन, अपने दोस्तों को खाने वाले जानवर। तुम्हारी भूख कभी नहीं मिटेगी। तुम एक भूखे कमजोर जानवर बनकर यूं ही इस बर्फ में सड़ते रहोगे। हमें खाने में बहुत मजा आ रहा है ना। तुम्हारे शरीर को सैकड़ों कीड़े हर पल खाएंगे। न जी पाओगे, न मर पाओगे, बस सड़ते रहोगे यूं ही। रॉनी की बात सुनकर जॉन को गुस्सा आ गया और उसने चाकू को सीधा उसके सीने में उतार दिया। रॉनी एक भयानक चीख के साथ जमीन पर जा गिरा। जॉन को अपने दोस्तों को मारने का कोई अफसोस नहीं था। जंगली जानवर की तरह उसने रॉनी के शरीर को भी कुछ ही मिनटों में फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया था। न जाने ये रॉनी के श्राप का असर था या जॉन के अंदर के जानवर का वहशीपन कि आज जॉन ने मांस को भुने बिना ही यूं ही कच्चा खाना शुरू कर दिया। उसके हाथ में पकड़े मांस से खून टपक रहा था और जॉन उस टपकते हुए खून को देखकर पागलों की तरह हंस रहा था। जॉन, छोड़ दो उसे, छोड़ दो, छोड़ दो। शुभ की चीख सुनकर उसके दोस्त प्रशांत ने उसे झिंझोर कर उठाया। अबे उठ जा, कॉलेज नहीं जाना क्या? किस जॉन को बुला रहा था बे? अरे यार, आजकल मैं इंग्लिश नॉवेल द कैनिबल पढ़ रहा हूँ। उसमें ऐसी ऐसी चीज है कि मेरा दिमाग ही हिल गया है। लगता है अब तो सपने में भी मुझे वही सब दिखाई दे रहा है। अबे कम पढ़ा कर इंग्लिश नॉवेल। और ये कैनिबल जैसा कुछ नहीं होता। कोई अपने ही दोस्तों को मारकर खा सकता है क्या? इट इज टोटली फुलिश यार, फैंटेसी है यार। बस पढ़ और एंजॉय कर, ज्यादा सीरियस मत ले। चलो ना यार, अपन लोग मिलकर हिमाचल में नाइट आउट करते हैं। भाई अगर सच में कोई कैनिबल आ गया तो हम चारों मिलकर उसे खा जाएंगे। हम किसी कैनिबल से कम है क्या? शुभ की बात सुनकर सारे दोस्त हंसने लगते हैं। अगले ही सप्ताह में शुभ का जन्मदिन था। उन चारों ने शुभ का जन्मदिन हिमाचल के रोहतांग के पास बने घने जंगल में मनाने का प्लान बनाया। सभी जरूरी चीजें गाड़ी में रखकर वे चारों कैंपिंग के लिए निकल गए। जनवरी का महीना था, बर्फीली हवाएं चल रही थी। उन चारों ने आग जलाई और उसके पास घेरा बनाकर बैठ गए। सबसे पहले उन्होंने साथ में लाया हुआ चिकन आग में भूना और फिर बियर पीने लगे। रात के तकरीबन 11 बजे उन्होंने केक काटा और फिर वे आग के पास बैठे काफी देर तक गप्पे लड़ाते रहे।
बाहर बढ़ती ठंड अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं यार, चलो अब टेंट में चलते हैं। रात के 11 बजे के करीब वे चारों टेंट में आकर सो गए थे। शुभ और कुणाल एक टेंट में थे और प्रशांत और ऋषभ अलग टेंट में। गहरी नींद में शुभ को एहसास हुआ जैसे कोई भारी भरकम सी चीज जमीन पर रगड़ रही हो। उसने धीरे से आंख खोली तो उसे अपने टेंट के बाहर कोई आकृति हिलती हुई दिखाई दी। कुणाल उठ यार, देख कुछ है हमारे टेंट के बाहर। अरे यार प्रशांत होगा, वही है भटकती आत्मा, उसे नींद नहीं आ रही होगी। नहीं यार, कुछ और ही है, बाहर से बहुत गंदी बदबू आ रही है यार। शिट, हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं ली थी, उन्हें पता तो नहीं चल गया हमारे कैंप का। इतना कहकर कुणाल टेंट से बाहर निकल कर आया। शुभ यार, कोई भी नहीं है यहाँ तो, कोई जंगली जानवर रहा होगा, भाग गया लगता है, चलो सो जाते हैं। टेंट की तरफ लौटते हुए शुभ ने देखा बर्फ में नीचे लगभग 1.5 फीट लंबे पैरों के निशान बने हुए थे। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। कुणाल और शिव वापस अपने टेंट में आकर लेट जाते हैं। कुछ देर बीतने के बाद प्रशांत की आंख खुलती है। ऋषभ, तू टेंट में ही रहना, लगता है कोई जानवर है आसपास, मैं देखता हूँ। अपनी पिस्टल संभालता हुआ प्रशांत टेंट से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने देखा कोई आकृति तेजी से टेंट से दूसरी तरफ भाग रही है। कौन है? कौन है वहाँ? रुक जाओ। प्रशांत की आवाज सुनकर शुभ भी अपने टेंट से बाहर निकल आया। सामने देखा तो ऋषभ भी परेशान सा खड़ा नजर आया। क्या हुआ ऋषभ, कहाँ है प्रशांत? यार पता नहीं, कुछ था वहाँ, कुछ 10-12 फीट ऊंचा उस तरफ भागा तो प्रशांत भी उसके पीछे पीछे दौड़ गया। भाई मुझे तो डर लग रहा है। डर क्यों रहा है यार, जानवर आग के पास नहीं आते, चल आग जलाते हैं। भाई जानवर नहीं था वो, कोई जानवर 12 फीट होता है क्या? 2 पैर पर चलने वाला 12 फीट का कोई राक्षस था वो। तेरी उतरी नहीं है क्या? मैं सच बोल रहा हूँ यार, कुछ है वहाँ। यार प्रशांत कहाँ गया अब, यहाँ अकेला रहना सेफ नहीं है। अच्छा चल दोनों साथ में चलते हैं। मैं नहीं आ रहा यार, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अपने टेंट में ही रहूंगा। भाई पहले प्रशांत को ढूंढते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। प्रशांत, प्रशांत तू है कहाँ यार? प्रशांत। शुभ प्रशांत को आवाज लगाता हुआ जंगल में आगे बढ़ रहा था। तभी उसे एक पेड़ के पीछे प्रशांत दिखाई देता है। कहाँ चला गया था यार, तूने तो जान निकाल दी। प्रशांत शुभ को इशारे से एक तरफ उंगली दिखाकर चुप रहने को कहता है। शुभ जैसे ही पलट कर देखता है उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है। ऋषभ के ठीक सामने एक पेड़ जितनी लंबाई का कोई जीव खड़ा था। उसका शरीर गंदा और बदबूदार था। शरीर जैसे हड्डियों का ढांचा था, जगह जगह शरीर का मांस सड़ रहा था और सैकड़ों कीड़े उसके शरीर पर रेंग रहे थे। उसकी आंखें किसी बल्ब की तरह चमक रही थी और वो खड़ा किसी जानवर की तरह गुर्रा रहा था। उसे देखकर ऋषभ लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ता है। ये क्या है? कोई बचाओ, बचाओ मुझे। ऋषभ इससे पहले कुछ कह पाता उस जीव ने ऋषभ की आंखें नोचकर बाहर निकाल ली थी। ऋषभ जमीन पर पड़ा छटपटा रहा था। प्रशांत, शूट दिस डेमन, शूट। प्रशांत ने जैसे ही पिस्टल उसकी तरफ घुमाई वह बिजली की तरह प्रशांत पर टूट पड़ा। प्रशांत के हाथ से छूटकर रिवॉल्वर जा गिरी। शुभ ने वो रिवॉल्वर उठाई और पूरी ताकत से भागने लगा। वेंडिगो, ये वेंडिगो है। हाँ बिल्कुल वैसा ही जैसा था कैनिवल में पढ़ा था। मतलब वेंडिगो कोई कल्पना नहीं है, ये अब किसी को नहीं छोड़ेगा। उधर वेंडिगो प्रशांत पर टूट पड़ा। उसने सबसे पहले उसकी गर्दन पर अपने लंबे दांत गड़ाए और उसके कंधे का मांस नोच लिया। आंखों में हैवानियत भरकर उसने प्रशांत पर अगला वार किया और उसके सीने को बीच से चीर दिया। उसके सीने में हाथ डालकर वो मजे से मांस खा रहा था। वेंडिगो ने अपने नाखूनों और मेढ़े जैसे दांतों से बड़ी आसानी से प्रशांत के शरीर के टुकड़े कर दिए। जी भरकर प्रशांत को खा लेने के बाद वो ऋषभ की ओर बढ़ गया। ऋषभ अभी भी जीवित था और दर्द से करा रहा था। वेंडिगो ने अपने नाखूनों से उसका पेट चीर दिया। ऋषभ की चीखें सीने को छलनी कर रही थी। इन चीखों को सुनकर शुभ का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। दौड़ते हुए उसे अपना अंत सामने दिखाई दे रहा था। जितनी देर तक वेंडिगो प्रशांत और ऋषभ को खाता रहा उतने समय में शुभ टेंट तक पहुंच गया था। अरे यार कहाँ चले गए थे तुम? यहाँ पता नहीं कैसी भयानक चीखने की आवाजें आ रही है। भाई मुझे डर लग रहा है, सबको बुला लो, चलते हैं यहाँ से। कोई नहीं बचा, वो खा गया सबको।
मेरी आंखों के सामने दोनों को कच्चा चबा गया वो। हैं? कौन चबा गया? क्या बात कर रहा है? यहाँ वेंडिगो है, हम में से कोई नहीं बचेगा, हमारी हड्डियां तक नहीं मिलेंगी। होश में आओ शुभम, कौन वेंडिगो? क्या बोल रहा है भाई? कैनिबल है वो, मैंने बुक में पढ़ा है। उसे अब तक हमारे मांस की महक आ गई होगी। उन दोनों को खाने के बाद अब वो हमारे पास ही आ रहा होगा। तो तूने किताब में पढ़ा होगा ना, ये मरेगा कैसे? बता भाई, क्या करे, कैसे इससे पीछे छुड़ाए? कुणाल की बात सुनकर शुभ ने आग जला दी और दोनों टेंट की ओट में छिप गए। उनके हाथ में जलती हुई लकड़ी थी। कुछ पल के बाद शुभ को अपने पास से सड़े हुए मांस की बदबू आने लगी। वो आसपास ही है। कुणाल, अलर्ट रहना। तभी वेंडिगो पास वाले पेड़ से किसी 4 पैर वाले जानवर की तरह नीचे उतरने लगा। उसके लंबे खून से सने नाखून बेहद डरावने लग रहे थे। नीचे उतरकर उसने अपनी लंबी सी जेब बाहर निकालकर जोर से हिलाई और उसके बाद वो बिजली की तेजी से शुभ के हाथ पर टूट पड़ा। शुभ जानता था अगर उसके हाथ कमजोर पड़ गए तो बस इसी पल वेंडिगो की जीत हो जाएगी। इसीलिए वेंडिगो के हमले से घायल होकर भी उसने आग वाली लकड़ी नहीं छोड़ी और वेंडिगो के शरीर को उससे जलाने लगा। वेंडिगो घबराकर दूर हटने लगा। शुभ, शूट करो इसको, जल्दी। शुभ ने आव देखा न था, झट से 3 गोलियां उसके भीतर उतार दी। एक भयानक चीख के साथ वेंडिगो नीचे गिर पड़ा। उसी पल कुणाल और शुभ ने अपनी लकड़ियों से उसके लकड़ी के सींगों को आग लगा दी। वेंडिगो चीखते हुए जलकर नाच रहा था। कुणाल, इससे पहले कि कोई और मुसीबत आए, चलो यहाँ से। दोनों गाड़ी से जंगल के बाहर निकल रहे होते हैं। तभी ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा पूरा शरीर दर्द से टूट रहा है। ऐसा लगता है मेरी हड्डियां चटक रही है। क्या हुआ भाई? तू ठीक है? तू इधर बैठ, गाड़ी मैं चलाता हूँ। गाड़ी रुकवाकर कुणाल ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए आता है तो देखता है गाड़ी के अंदर शुभ तो है ही नहीं, बस एक वेंडिगो ड्राइविंग सीट पर बैठा गुर्रा रहा है। शुभ के दरवाजा खोलते ही वेंडिगो ने अपने भयानक दांत उसके सीने में घुसा दिए थे। कुणाल खून से लथपथ नीचे गिर पड़ा था। वेंडिगो लपक कर उसके सीने पर बैठ गया और उसके सीने में हाथ डालकर उसका मांस नोच कर खा